दाल में काला नहीं है, इनके दिमाग में काला है। देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। वो जो था उस पे एक लाइन लिखी हुई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, फर्स्ट पेज पे सिंगल लाइन होती है वो। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं हिमांशु। आप किसी को कह दीजिए कि चंद्रा बाबू नायडू को आप जाके, मैं बात कर लेता हूँ, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको समझाइए कि समर्थन वापस ले लें। अच्छा, उन्होंने लंच अपने सेक्रेटरिएट में नहीं किया, अपने चैम्बर में नहीं किया, वो घर गए, उनके पीछे पीछे उनके घर गए जयराम रमेश। जगदीप धनखड़ साहब जो ऑन ऑफ रिकॉर्ड बोलते थे, हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड ब्रीफ हो जाता था। ओ, मंत्री जी को कहा, देखिए हमने ऐसे ऐसे रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा देखिए वो तो कर दी, लेकिन अंततः आप कांग्रेस के ही तो हैं। आउच। जस्टिस फॉर माई इम्पीचमेंट सर, तो उन्होंने बोला बुझो तो जाने। अच्छा, सुबेरे 3 केक ऑलरेडी कट चुके थे खरगे साहब के। मेरे पास तो कहानी है इस केक कटने की। तो राहुल गांधी जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो रणदीप जी ने बताया, अरे ये मौसमी है, मलियाबाद की है, और इनके वहाँ बहुत अच्छा दशहरी आम होता है। पर मुझे दशहरी पसंद नहीं है, मुझे बेगमपल्ली, जो हिमांशु कह रहे हैं, आंध्रा का बेगमपल्ली ज्यादा पसंद है। यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया। हमने उनसे पूछा धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया है, कुछ कहेंगे? हम आजाद पंछी की तरह उड़ पाएंगे, ऐसे उनके इशारे थे। धनखड़ साहब बैठे हुए हैं कुर्सी में और घंटी बजाया उन्होंने, घंटी बजाया, फिर घंटी बजाया, 3-4 बार घंटी बजाया, लेकिन घंटी बजाने के बाद देखा कि कोई आ ही नहीं रहा। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हाँ, अच्छा, फिर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जागते रहो, और जाग रहे तो सो जाओ। अरे बड़ा आपने बोल दिया, बड़ा होने वाला है, दूर से 50 किलोमीटर दूर से भाप लेते हैं। बताइए क्या बोल रही थी? चलिए, 50 किलोमीटर दूर से नहीं, लिप सिंक भाप 500 लेते मीटर हैं। दूर से। हाँ, और ये ऐश्वर्या को पता है, पार्लियामेंट में एक बार इनके साथ हुआ भी। आज भी अभी जो आप लोग बातें कर रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पता चल गया हमको कि क्या, कि विजय चौक पर जितेंद्र क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी ये एक तरीका है, और इसमें कोई तो बहुत कला ज्यादा है आपकी। ये आप लोग भी सीख देखिए सकते ये हैं। गजब गा हमें देते सीखना हैं, पड़ेगा। बम गिरा देते हैं, और इनके मासूम चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कनियां है ना, उसका जवाब ये इसमें कोई बहुत वो नहीं ये है, इस दुनिया के नहीं है, ये उस दुनिया के इसमें आप लोग भी इसको जान सकती हैं, लेकिन तो आपसे कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा उसके लिए। power। ध्यान आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ है। जैसे हिमांशु जब पार्लियामेंट में मूवमेंट करते हैं या फिर वहाँ रहते हैं, तो मैं तो इन पर भी नज़र रखता हूँ, इनके ऊपर, क्योंकि इनके हाव भाव से किससे मिल रहे हैं और कौन सी खबर ब्रेक होने वाली है, अचानक तुरंत कैसे क्या होने वाला है, वो दूर से ही पता चलता रहता है। हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं कि मूवमेंट क्या है, कैसे, किस नेता का कौन कहाँ जा रहा है, किससे मीटिंग हो रही है, हर एक जगह मौजूद रहते हैं। जितेन भाई, जेबीएस उर्फ जेबीएस, आपकी चर्चा दूर दूर तक है, आ गए आप भी, तो चर्चा कर ले जेबीएस के बड़े धमाके की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिपोर्टर्स ऑफ एयर में पिछले एपिसोड में इसी बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से जेबीएस खुफिया तरीके से अपने अंदाज में जान लेते हैं, भाप लेते हैं, पकड़ लेते हैं नब्ज। और ऐश्वर्या का लिपसिंग भी उन्होंने पकड़ लिया कि भाई विजय चौक पे हम जितेन भाई किसी से बात कर रहे थे। तो स्वागत है आपका, शुरू करते हैं इस हफ्ते का हम अपना रिपोर्टर्स ऑफ एयर, क्योंकि देखिए अजब हाल है दुनिया का, उसका जिक्र करना भी बेवफाई हो गई। कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जो वफादार था वो बेवफा हो गया और उसको फिर अलविदा कह दिया। हमने आपको कहा था, हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि किस तरह से पहला राउंड जो संसद के मॉनसून सत्र का होगा वो बड़ा धमाका होगा, और वही धमाकेदार टीम अब आपके सामने हाजिर है। क्योंकि हम लोग कोई आपको न्यूज़ नहीं पढ़ के बताने वाले, हम लोग ऑफ एयर, रिपोर्टर्स ऑफ एयर में चर्चा करने वाले हैं। आप आज तक रेडियो पर देखिएगा, और देख नहीं सकते तो सुन लीजिएगा। तो चालू करें आज की गुफ्तगू, क्योंकि देखिए सारे लोग बहुत सूत्रों के हवाले से खबर लेके आ रहे हैं। कोई एक भाजपा के बड़े नेता से मिल के आ रहे हैं, और ऐश्वर्या है हमारे साथ
जो लगातार पिछले एक हफ्ते से अपने हाई हील्स में भाग रही हैं और आपके लिए ताज़ा सियासी तड़का के साथ कुछ लेके आई हैं इनसाइड स्टोरीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ताली हो जाए JBS के लिए, क्योंकि JBS साहब ने बोला था कि बड़े धमाके की तैयारी हो रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके बाद इनको सारे सांसदों ने घेर लिया संसद में। JBS से लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इनका पूरा नाम जितेंद्र बहादुर सिंह। हाँ, उर्फ जितेंद्र बहादुर सिंह अलियास JBS अलियास जीतू। और एक दर्शक कह रहे थे कि भाई तुम गजब हो, 300 किलोमीटर 30 कदम दूर से बाप लेते हो। नहीं, कि ये क्या सारी करते हो? चीज़ें तो खैर अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों की टीम लगातार काम करती है, हर एक गलियारे में सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि जो अपनी टीम है, ये जो यहाँ पर मौजूद है, लगातार हर एक गलियारे में, हर एक कोने में, संसद के हर एक खंभे के पास सब लोग नज़र आते हैं। किसी का भी जो मूवमेंट होता है, कौन किससे मिल के आ रहा है, कौन किससे क्या गुफ्तगू कर रहा है, वो तमाम जानकारियाँ हम लोगों के पास होती हैं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर है ये, उतनी ही जानकारी देंगे जितना कि सबको पच जाए। बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो डाइजेशन जो है ख़राब हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। और हमने देखा भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोगों को कि ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे जो पिछला एपिसोड था, तो उसमें जानकारी तो थी ही, बहुत सारी जानकारी थी, अंदर की जानकारी थी कि क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन पहले ही दिन बड़ा धमाका हो गया। ऐसा लग रहा है अभी भी कि जो है आगे धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड 2, राउंड 3 इस तरीके के बड़े धमाके हो सकते हैं। इंतज़ार है सबको, लोगों ने बताया है, लोगों से जिनसे संपर्क में आया वो सब जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन उतनी ही बताएंगे जितना हम ऐसे ही जो नहीं है चल सके। हमारे दर्शकों को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, और जो सुन रहे हैं उनको भी पूछेंगे, तीर निशाने पे लगा था कि नहीं, आपकी भी खबर लेंगे। लेकिन आज हमारे साथ हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट कह लीजिए, या हमारे पार्टनर इन क्राइम कह लीजिए, या हमारे वरिष्ठ सहयोगी कह लीजिए, हिमांशु मिश्रा आए हुए हैं। और इनकी धमाकेदार एंट्री हुई है इस पॉडकास्ट में। जितनी गंभीरता से हिमांशु बैठे, इतने गंभीर ये है नहीं। और कहाँ आप हाथ पैर तोड़ के आ गए भाई? देखिए काफी चोट लगी हुई है। देखिए गिरने वाला तो बेचारा क्या करे, वो टूटता ही है। वाह, 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 वाह। आप गिरने वाले नहीं हैं, आप आसमान में उड़ने वालों में हैं। नहीं, मैं जमीन पे रहता हूँ, अगर उड़ने की कोशिश करता हूँ तो गिर जाता हूँ। तो कैसे गिरे पहले ये बताइए, क्योंकि चोट लगी और संसद की कहानी है। मैं पास बनवाने गया था और मुझे किसी से मिलने जाना था साउथ ब्लॉक में, और बारिश हो रही थी, तो क्योंकि मेरे को टाइम कम था, मैं रनिंग कर रहा था बारिश में, तो एकदम से पाँव स्लिप कर गया। उस वजह से मेरा हाथ आया, और अभी 10-12 दिन हो गए, लेकिन 3 दिन से पेन ज़्यादा है। इसीलिए मुझे लगा कि क्रैप बैंडेड बांध ले, क्योंकि मुझे शायद थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए। लेकिन मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा। SKNN। NN। अच्छा, तो मैं उसका फुल फॉर्म तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने यार दोस्तों के साथ जब बातचीत करता हूँ तो उसको यूज़ करता हूँ। तो देखिए हम हिमांशु इसको को ये डिकोड करेंगे अगले एपिसोड में। ये डिकोड करेंगे। हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए हिमांशु जो है ना, बता नहीं रहे हैं, पर ये हम नहीं कहना चाहते कि हम हिमांशु को घसीट के लेके आए हैं पॉडकास्ट में। क्योंकि बहुत ही व्यस्त रहते हैं, सारे पावर कॉरिडोर्स की खबर हिमांशु के पास होती है। इसीलिए संसद में पहला हफ्ता इतना धमाकेदार रहा। हिमांशु, कहानी तो सबको पता है, धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया और ऐसे एकदम से हम लोग सब लोग रात भर जगे रहे, 2:30 बजे तक कॉपी लिखते रहे, हम और आप लाइव पर थे। पर हिमांशु वो बात बताइए जो किसी को नहीं पता। मतलब ये तो ठीक है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ये हुआ, पर कुछ ये भी चल रहा है कि काफ़ी टेंशन हो गई थी जैसे उनने वो 4/7 पे वो अनाउंसमेंट की कि जस्टिस वर्मा वाला नोटिस ले रहे हैं, मंत्री दौड़ते पाए गए। दो चीज़ हैं, आप उसको जस्टिस वर्मा एक पिन पॉइंट हो सकता है। क्या होता है कि एक मोमेंट्री रिएक्शनरी के तौर पे वो आया। ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ के बारे में सरकार को कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या बोलते हैं सरकार के लिए। क्या होता है मौसमी, आप क्योंकि रिपोर्टर ऑफ एयर कर रही, लेकिन ये ऑन एयर है, और
जगदीप धनखड़ साहब जो ऑन ऑफ रिकॉर्ड बोलते थे, हाँ। वो ऑन रिकॉर्ड ब्रीफ हो जाता था। ओ, तो वो चीजें जो है ना, वो कभी ना कभी तो घड़ा भरता है, फिर छलक जाता है। इस बार छलक भी गया और पता भी चल गया कि कितना ज़्यादा अंदर चीज़ें थीं, और टाइम लगा आने में। हाँ। अब बीजेपी दूध की जली है, छाछ फूक फूक कर पिएगी अगली बार। शायद इस पूरे एपिसोड में एक नुकसान हो गया कुछ लोगों का। जो लेटरल एंट्री होती थी ना, अब उसकी स्क्रूटनी होगी और उसमें देखा जाएगा कि उसको जो पद दिया जा रहा है वो उस पे क्या उतना ही निष्ठावान रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। इससे पिछले सेशन की बात है। जितेंद्र उन सांसद साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, एक कमेटी की। अच्छा। बड़े गदगद थे वो कि साहब हमने ये रिपोर्ट तैयार की और इतनी मेहनत की। सही में मेहनत की, क्योंकि वो बहुत मेहनती सांसद है, मेहनती भी हैं और डेडिकेट रहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी टू पार्लियामेंट, सबके लिए। अब वो बेचारे थे, उन्होंने एक मंत्री जी को कहा कि देखिए हमने ऐसे ऐसे रिपोर्ट तैयार, तो उन्होंने कहा देखिए वो तो कर दी, लेकिन अंततः आप कांग्रेस के ही तो हैं। आउच। और आप सोचिए कि वो जो सांसद साहब थे उनके रंग उड़ गए। उनने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको आए वो 2014 में आए थे लैटरल एंट्री, और 25 में हो रही थी घटना। 11 साल हो गए। तो अब ये जो है ना, इस पे लगाम लग जाएगी। ऐसे आप आइए और किसी बड़े पद पे चले जाइए, ये थोड़ा मुझे लगता है अगर आप जमीनी नेता नहीं हैं तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत आएगी। यानी स्पेशल अनाउंसमेंट जो होती थी एमिनेंट पर्सनालिटी की ज्वाइनिंग की कम होंगी अब। नहीं, कम और ज़्यादा का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप उनको किस पोस्ट पे लेके जाएंगे, वो आपके साथ उतना जस्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, उसके चेक एंड बैलेंस को आप देखने वाले हैं। क्योंकि आपने जो मैं अभी कुछ दिन पहले शायद मौसमी को बोल रहा था कि ये एरर, कृपया करके कोई इसको किसी जाति से ना जोड़े, हाँ। ये एरर ऑफ जजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। और 3 एरर ऑफ जजमेंट है। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह है, सतपाल मलिक है और जगदीप धनखड़ है। अब आप सोचते हैं कि आप लाए हैं, पद देते हैं और फिर ये हो, तो ये होता क्या है। आप सब क्योंकि राजनीति में हैं, सुधीन कुलकर्णी प्योर लेफ्टिस्ट है। आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में जुड़ते हैं, पीएमओ में ओएसडी बनते हैं, पार्टी में सेक्रेटरी बनते हैं जब लालकृष्ण आडवाणी होते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं 2004 के लोकसभा के बाद, और वो पाकिस्तान जाते हैं और आडवाणी जी का पूरा भाषण वो लिखते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी जी की पूरी जीवन की मेहनत, जो एक कट्टर हिंदूवादी छवि थी, उस पर पलीता लगा देते। आडवाणी जी आज भी जिन्ना के जिन से बाहर नहीं आए। तो आपको वो देखना है। आज मुझे लगता है कि अब वो पार्टी के लीडरशिप को लगेगा कि कुछ तो देखना पड़ेगा आपको, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। एक रेड अलर्ट हो गया कि भाई बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तुझ पर नज़र है। तो ये बताइए कि जो पीयूष बता दें कि जैसे ही इस्तीफ़ा हुआ तो पिछले एक हफ्ते में हमारे जो बिल्कुल खबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टर पीयूष मिश्रा है, हर बारी आपसे रूबरू होते हैं, तो इन्होंने 40 टिक टैक कर लिए हो। ये एक फर्स्ट हाफ में 10 टिक टैक निपटा देते हैं। कांग्रेस का, बीजेपी का, जेडीयू का, आरजेडी का, किसी को नहीं छोड़ते हैं। कंगना रनावत को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब जो सेलिब्रिटीज एक्सेसिबल इतनी इजीली नहीं है। और मैं देख रही थी लगातार पीयूष जो है सारे उन्होंने प्रोटेस्ट कवर किए। फ़ोन का कितना आपका बैटरी जो है ओवरलोड हो गया? नहीं, तो ये बताइए। हाँ, मेड इन इंडिया फ़ोन है, मेड पूरी फुल बैटरी लोड रहती नहीं है होता ना।
और पूरा लोडेड रहता है, पूरा मटेरियल उसमें स्टोर रहता है हाँ। और जब जरूरत होती है उसका इस्तेमाल हो जाता है। वैसे ही मेड इन इंडिया पीयूष भी है, मेड इन बिहार स्पेशली। तो पीयूष आप बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जो हिमांशु कह रहे हैं कि लैटरल एंट्री की बात है, पर जब उस समय जो सीन घट रहा था तो आपने देखा कि मंत्री दौड़ लगा रहे हैं एक तरीके से, इधर से उधर स्प्रिंट, और वो बेहद क्लाइमैक्स वाली सिचुएशन थी, क्योंकि हम लोग बाहर खड़े थे, हम बाहर खड़े थे और हम सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, और हम स्क्रीन पे देख रहे थे कि धनखड़ साहब अनाउंस कर रहे हैं इस तरीके से 4-7 हो रहा होगा। उसके बाद हम मकर द्वार पे खड़े रहे कि कुछ हंगामा होगा, कुछ बाहर आएंगे, लेकिन घट अंदर रहा था। देखिए उस दिन की घटना जो है सुबह 12-12:15 के आसपास ही, जो 12:30 बीएसी की मीटिंग हुई। बीएसी क्या होती है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, और वो कमेटी जो है वो डिसाइड करती है हर सत्र की शुरुआत में कि बिजनेस क्या होगा हाउस का, यानी कि क्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, और उस मीटिंग में सभी सांसद, सभी दलों के सांसद जो है हिस्सा लेते हैं। तो लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी वो बहुत आराम से हो गई, उसमें कुछ चीज़ें रखी गई और उसके बाद फैसला हुआ कि ठीक है ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन होगा, और बहुत आराम से उसमें चर्चाएं हो गई। राज्यसभा की जो बीएसी होती है, जिसको जगदीप धनखड़ चेयर करते हैं, वो बीएसी सबसे पहले होती है 12:30 बजे। हाँ। और उस बीएसी में सब पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ तय नहीं होता है। ये हम घटना बता रहे हैं आपको सत्र के पहले दिन की, उसमें कुछ तय नहीं होता है। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि चलिए हम शाम को 4:30 बजे मिलते हैं। 12:30 से 4:30 तक के बीच में अब आप 4:30 वाली जो बीएसी है उसके बारे में भूल जाइए। मतलब मंत्रियों ने जो अलग अलग जो दौड़ लगा रहे थे, जो बैठ के कर रहे थे, उनके दिमाग से उतर ही गया कि 4:30 बजे भी एक मीटिंग है। उसी में ही ऐसा क्या हुआ कि वो भूल गए? वही मैं बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट लेके। वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। हुआ क्या कि जो अनाउंसमेंट जगदीप धनखड़ ने की, जो विपक्ष का जो साइंड लेटर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि चलिए इस पे अब कमेटी बनेगी, विचार होगा, जो भी आगे होगा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए राज्यसभा से, उसके बारे में सरकार को पता ही नहीं था। ये पूरा जो प्रोसेस है जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट का, उसमें सरकार जो है वो आगे बढ़ना चाहती थी, क्योंकि करप्शन का मामला है, कैश का मामला है, इसमें एक मैसेज जाता है कि करप्शन के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। तो इसकी शुरुआत जो है वो लोकसभा से होने वाली थी, और सरकार को पता ही नहीं था कि राज्यसभा में ये होने वाला है। और एक बहुत बड़े मंत्री हैं, जब हमने उनसे इस बारे में बात की, आज ही वो बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जो हुआ वो धोखा था। अच्छा। और मतलब सरकार के साथ धोखा था। धोखा था, वो जो हुआ वो धोखा था, और इसीलिए जो है चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। अब वो उस जगदीप धनखड़ की जो स्टेटमेंट आप राज्यसभा में जो हुआ रिकॉर्ड, जो उन्होंने बोला, उसके बाद जो मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ वो ऐसा था कि मैंने एक मंत्री को, जो 7-8 मंत्रियों में से जिनकी बैठकें लगातार चल रही थी, उनमें से एक मंत्री हैं, हाँ। वो एक टॉप 3 मंत्री के कमरे से, उनके ऑफिस से निकलते हैं। ठीक। और जैसे ही निकलते हैं तो अमूमन क्या होता है कि हम जो है बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो इतनी तेज़ी से निकले कि हम उनको रोक भी नहीं पाए, और जितनी देर में हम उन तक पहुंचते, हमने ये देखा कि वो भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं। हाँ। मतलब आदमी चलता है और वो एक्चुअली में भाग रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा क्या घटित हो रहा है, ऐसी क्या चर्चाएं हो रही है कि मंत्री जो है वो दौड़ कर दूसरे कमरे तक जा रहे हैं। हाँ। दरअसल क्या होता है कि जब ऐसी कॉन्फिडेंशियल बैठकें होती हैं, उसमें फ़ोन पर बात नहीं होती है, पहुंचते हैं कमरे में। पहुंचना है। तो अब आपको जैसे ही फ़ोन आया, आपको उठ के जाना है, और वहाँ पर ऑलरेडी कुछ चर्चा चल रही है, उसमें आपको अपना इनपुट देना है। तो उन मंत्री को हमने खुद देखा भाग के जाते हुए, और उस वक्त कहीं ना कहीं माथे में ठनका कि यार कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है दाल कुछ में। तो चल रहा है, दाल में कुछ काला है। और ये सवाल जब अगले दिन इस्तीफ़ा हो गया, मैं एक फ़नी इंसिडेंट बता दूं, जब इस्तीफ़ा हो गया जगदीप धनखड़ का, तो मैंने कई विपक्ष के सांसदों से बात की। हाँ। रवि किशन से बात की। हाँ। मैंने बोला सर विपक्ष कह रहा है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा हुआ है, तो दाल में कुछ काला है। तो रविशंकर कहते हैं दाल में काला नहीं है, इनके दिमाग में काला है, देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन।
रविशंकर नहीं वो माफ कीजिएगा रवि किशन। रवि किशन, अब रविशंकर हाँ। जी से मुलाकात जो है कई बार होती है, इसलिए उनका नाम बार बार आ रहा है। रवि किशन साहब ने बोला, रवि किशन जो साहब जो बीजेपी बहुत के बढ़िया सांसद बोलते हैं, हैं बहुत dialogue। अच्छा बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा सर कि विपक्ष कह रहा है कि दाल में कुछ काला है, उन्होंने कहा कि नहीं दाल में काला नहीं कि दिमाग में काला है। फिर उन्होंने उसको लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया, देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। पर ऐश्वर्या जैसे ये बता रहे हैं, क्लासिक रिएक्शंस आए ना, आप लगातार आप भी एक मिनट बस मैं बात पूरी कर लूं। बता तो वो भागा दौड़ी जिस तरह से हो रही थी, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रात के 9:30 बजे 9:25 पर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो जाएगा। और उसी भागा दौड़ी के बीच में हमको लगा कि यार बैठकी खत्म हो गई, सब चले गए, हाउस एडजन हो चुका था। अचानक से जो है बीजेपी के राज्यसभा एमपीज की गाड़ियां पहुंचने लग गई और कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में आने लगे और उनको एक बड़े मंत्री के कमरे में बुलाया गया और वहाँ पर सिग्नेचर्स हो रहे थे। अब देखिए, जिनसे हमने बात की, जो राज्यसभा एक सांसद हैं, वो तो इम्पीचमेंट बोल रहे थे और इम्पीचमेंट की ही चर्चा भी चल भी रही थी जस्टिस वर्मा बस का। बोल रहे थे इम्पीचमेंट। उसका कारण एक ये भी है कि जो जगदीप धनखड़ ने लेटर लिया था, साइंड लेटर, वो विपक्ष के सांसदों द्वारा साइन किया हुआ था। सत्ता पक्ष के सांसदों के साइन किए हुए जो लेटर्स हैं वो नहीं थे, तो इसलिए सरकार का भी ये मत था कि सरकार जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनका साइंड लेटर भी उनके पास मिल जाए, इसीलिए साइन कराया जा रहा था सबसे। लेकिन पीछे क्या कहानी चल रही है वो अभी तक साफ नहीं है। क्या इम्पीचमेंट था, किस चीज़ का था, उसके बारे में वो अभी क्लियर नहीं है। clear और मैं एक बीजेपी के सांसद से मैंने फ़ोन किया कि भाई कई लोग हैं जो, हमने कहा कि सर क्या आप भी गए थे साइन करने? तो बोले कि मुझे फ़ोन आया जब मैं निकल रहा था और मुझे बोला गया जल्दी से आप आ जाइए, राजनाथ जी के कमरे में मीटिंग है। हमने कहा अच्छा मीटिंग है, तो फिर आप गए? तो नहीं, उन्होंने बोला हम काफ़ी दूर निकल गए थे। तो उन्होंने बोला 5 मिनट में आ जाइए। तो बोले हम 5 मिनट में पहुंच ही नहीं सकते थे, बुरी तरह से जाम में फंसे थे। तो हमने बोला भाई जाम में फंसे। कहता अच्छा फंसे तो रहने दीजिए, आप भी तो थी वहाँ पे, आप भी तो बताइए कि आपको सांसद क्या बोल के गए। तो ऐश्वर्या बहुत 5:30 शांत बजे है आज, देखिए बिल्कुल थकान पूरे दिन की है। और इनको संसद में भी नहीं, लोगों ने मैं- घेर लिया कि आप मौसमी जी आपकी हाई हील्स की चर्चा करती रहती हैं। 5:30 बजे तो मौसमी क्या होता है कि यूजुअली हम लोग वेट करते हैं होम मिनिस्टर के निकलने का। तो उनके रूम के बाहर बहुत सारी बेंचेस हैं, हम लोग वहाँ वेट करते हैं, क्योंकि एक क्वालिटी जो है होम मिनिस्टर की, बहुत सिंसेरिटी से आपकी बात का जवाब देते हैं। और मतलब वो जो आपको ऑनर देंगे ना, जब वो आपसे बात करेंगे, तो मतलब आपको लगेगा कि भाई हाँ, जो मैंने सवाल पूछा है उसकी वैल्यू इन्होंने करी, और वो रुक के 5 मिनट 7 मिनट उसका जवाब देते हैं। तो सब इसी चीज़ का वेट करते हैं। तो हम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि जब, क्योंकि अब तो इन्होंने यहाँ पे टीवी पे देखा कि धनखड़ साहब ने बोल दिया आ गए, लोकसभा स्थगित हो ही चुकी थी। अच्छा, वो फोटो आ गई थी कि ओम बिरला जी के पास जो सांसद गए उसकी फोटो भी आ गई, तो भी वहाँ प्रक्रिया चालू होगी। एक एक करके बड़े मंत्री जो हैं, अश्विनी वैष्णव क्रॉस करके गए, होम मिनिस्टर के रूम में गए। जेपी नड्डा जी अपने रूम से निकले, वो होम मिनिस्टर के रूम में गए। राजनाथ जी भी होम मिनिस्टर के रूम में गए। तो जो बड़े नेता थे वो धीरे धीरे करके एचएम के रूम में जाने लगे। यूजुअली वो बाहर निकल रहे होते हैं 5:30 बजे या 6 बजे, वो अंदर जा रहे थे। और जो राज्यसभा के एमपीज़ हैं वो 3-3 के स्लॉट में, मेरे सामने तो मैंने पहले 3 को आते हुए देखा, फिर एक 3 को आते हुए देखा। उनमें से 2 लोग पहले एचएम के रूम में गए, वहाँ से निकल के वो सीधे चले गए राजनाथ जी के रूम में। जब वो राजनाथ जी के रूम से बाहर निकल रहे थे, उनमें से एक बहुत इंटेलेक्चुअल जो बीजेपी के सांसद हैं वो निकले बाहर। और जो हमें सबको ये लग रहा था कि, क्योंकि एक वर्ड, जैसे पीयूष भी कह रहा था कि जो एक वर्ड, बस सिर्फ एक वर्ड निकला है उस रूम से बाहर, वो था इम्पीचमेंट। तो सबको यही लग रहा था कि ये लोगों के सिग्नेचर्स जो हैं ये जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट के लिए हैं। जो ये सांसद निकले और इन्होंने मुझे क्रॉस किया, तो मैं भी 2 कदम आगे बढ़ी और मैंने कहा कि जस्टिस वर्मा इम्पीचमेंट। तो आपने उनसे कहा? मैंने उनसे सांसद? पूछा, क्योंकि हाँ। मुझे ये लगा कि यार चलो ठीक है, हम सबके दिमाग में यही आ रहा है जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट, एक बार पूछ लेते हैं। तो मैंने बस ये पूछा, जस्टिस वर्मा इम्पीचमेंट सर,
तो उन्होंने बोला बुझो तो जाने। अच्छा। अब वो इतना स्प्लिट सेकंड में हुआ कि जब तक मैं वो रजिस्टर कर पाती, और पीछे जो एक दो और भी पत्रकार खड़े थे वो भी ऐसे पलट के देखे, क्योंकि जो ये सांसद हैं ये यूजुअली या तो क्लियर जवाब दे देते हैं और ये बोल के नीचे उतर गए। अब वहाँ क्योंकि और भी सांसद आ रहे थे तो हम उनके पीछे गए नहीं। लेकिन जब मकर द्वार से 545 जब मैं उतर के आई, तो जैसा कि आप कह रही हैं कि और बीजेपी के सांसद जो हैं, जिस समय ज़्यादातर सांसद उतर रहे होते हैं मकर द्वार से, 3 सांसद अंदर चलते हुए जा रहे थे और बहुत तेज़ी में चलते हुए जा रहे थे। तो उस समय थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ बीजेपी सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही है इम्पीचमेंट। अब वो इम्पीचमेंट वर्मा जी के लिए साइन था, धनखड़ जी के लिए था, वो तो रात को 9:30 बजे पता चला। नहीं, बूझो तो जाने तो वैसे हिमांशु काफ़ी कुछ जानते हैं, तो बूझने की ज़रूरत उनको होती नहीं है। तो हिमांशु से हम पूछेंगे अभी तो कि बूझो तो जाने। पर इस बीच में दिलचस्प बात ये है, आप लोग को बताएं कि जब ये ड्रामा संसद में चल रहा था, किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की, तब कांग्रेस गदगद होके, क्योंकि धनखड़ साहब ने अनाउंस कर दिया था, तो कांग्रेस हैप्पी बर्थडे टू यू मना रही थी खरगे साहब का, और उसने पूरी मीडिया को बुलाया था 10 राजाजी मार्ग पे। शाम को खरगे साहब का केक कट रहा था। सुबेरे 3 केक ऑलरेडी कट चुके थे खरगे साहब के। मेरे पास तो कहानी है इस केक कटने की। हाँ, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो जो केक कटा है उसको पर्सनली सबको एक एक पीस भी खिलाया था, वहाँ जितने भी एमपीज वगैरह मौजूद थे। हाँ, नहीं वैसे तो प्रियंका गांधी ने खुद ही काटा, जो आप बता रही हैं, और खुद ही काटा, और Distribute भी प्रियंका किया। गांधी खुद ही बेक करके लाई थी केक। वो खजूर का केक था, क्योंकि खरगे साहब को क्या है बताऊं आपको, उनको शुगर है, तो उन्होंने मतलब ज़्यादा मीठा खाते नहीं है उस तरीके से, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख के 2 केक तो कुछ 5 सितारा होटल से आए थे, किसी को पता नहीं था कि प्रियंका गांधी भी केक ले आएंगे। तो एक सांसद मुझे बोल रहे थे, ओ थैंक गॉड प्रियंका जी ऑल्सो गॉट केक, बिकॉज इतना सारा सब 99 सांसद हो गए, एक और आ गया 100, तो 100 में 3 केक पूरे पड़े। और प्रियंका गांधी का केक, वो तस्वीर भी जो आई है, वो प्रियंका गांधी ने खुद जो केक बेक किया था, खजूर लगा हुआ है उसमें, वो काटते हुए। तो खरगे साहब ने 3 केक सुबह काटे, और शाम को जब ये पूरा ड्रामा चल रहा था, तब खरगे साहब के घर पे हम सबको मीडिया वालों को बुलाया गया था। मैसूर स्वीट भी थी वहाँ पे, और गुजिया भी थी, और खरगे साहब का केक कट रहा था। तो आज हम लोग ने बोला खरगे साहब से कि आपको तो मौका मिल गया आज बोलने का खरगे साहब। तो उन्होंने किस पे इशारा किया? थैंक्स टू जयराम रमेश, इनकी धनखड़ साहब कुछ सुनते हैं, तो इसलिए मुझे मौका मिल जाता है। मौसमी कहीं ज़्यादा सुनने का तो नहीं नतीजा है, क्योंकि ये भी एक चर्चा बहुत ज़्यादा कॉरिडोर में चल रही है कि जयराम रमेश भी जो हैं इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। अब देखिए, ये तो मुझे कोई बीजेपी का ही नेता बता रहा था कि जयराम रमेश राजीव शुक्ला का भी नाम ले रहे थे और प्रमोद तिवारी का, कि ये 3 नेता जो हैं, अब भाई बीजेपी सांसद का तो कोई वो गारंटी वारंटी मैं नहीं नाम नहीं ले सकती कि उनका क्या सोर्स था, पर वो ये कह रहे थे कि ये 3 कांग्रेस के नेता थे जिनसे लगातार धनखड़ साहब बहुत ज़्यादा मुलाकात कर रहे थे। मुझे पता है कि एक नेता तो ऐसे थे जो जिनके साथ वो हर महीने एक बारी तो चाय पे चर्चा करते थे, चाय पे मुलाकात करते थे। अब वो शिष्टाचार भेद सिर्फ भी कांग्रेस के नहीं, एक आम आदमी पार्टी के भी नेता है जिनसे उनके संबंध स्टार्टिंग में, जब 2022 में जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट बन के आए, तो उसके 1 साल बाद 2023 में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की मैं बात कर रहा हूँ, उनको घर अलॉटमेंट होना था, और आप सबको मालूम है वो कहानी क्या हुआ था। वो एंटाइटल थे टाइप 6 बंगलों के लिए, लेकिन आउट ऑफ द टर्न जाके जगदीप धनखड़ ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनको टाइप 7 बंगला अलॉट करवा दिया। और जब ये बात पता चली सत्ता पक्ष को, लोगों को पता चली सरकार में, तब वो गाज गिरी और उसको कैंसिल करवाया गया, और सेक्रेटरी का एक लेटर आता है कि ये कैंसिल हो गया। राघव चड्ढा कोर्ट चले गए कि मेरे को जब घर मिल गया है तो इसको आप कैसे उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। तो कहानी दरअसल इसके पीछे ये है कि जगदीप धनखड़ का जो प्रेम था उनके लिए, राघव चड्ढा के लिए, वो और विपक्ष के कुछ नेताओं के लिए, वो
पुराना है अच्छा। और इस बात को लेकर जो है सरकार के लोगों को बिल्कुल ठीक नहीं लगता था, अच्छा भी नहीं लगता था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप चुन के कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, आप चुन के आए हैं, आपको मनोनीत किया, आपको नॉमिनेट किया, उसके बाद वोटिंग हुई, सरकार ने आपको जिताया, आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो आप पूरी तरह से एक तरफ किसी के लिए अपना जो उसके एक तरफ दिखा देना कि भाई आई लाइक यू, वैसी वाली बात। और यही कारण है कि जब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात सामने आई और अगले दिन राघव चड्ढा पहुंचे संसद भवन में, वो उनसे इतने नाराज हो चुके, उनका जो अलॉटमेंट था घर नहीं मिला, कैंसिल हो गया था, कैंसिल हो गया था। वो एपिसोड बहुत पुराना है, लेकिन राघव चड्ढा के मन में आज भी उस चीज़ का दुख है। और जैसे ही वो आए तो हमने उनसे पूछा कि सर धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया है, कुछ कहेंगे? आज़ादी से जीने का अब आगे मौका मिलेगा, हम आज़ाद पंछी की तरह उड़ पाएंगे, ऐसे उनके इशारे थे। ऐसे करते नहीं तो उनको लेके, धनखड़ साहब को लेके एक्चुअली विपक्ष में थोड़ा एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं। कई लोग कह रहे हैं, एक नेता तो डिप्रेशन में थे, मैं उनको नेता का नाम नहीं लूँगी, हिमांशु बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो तो डिप्रेशन में थे। हमें लगा कि भाई क्या हो गया, मतलब धनखड़ साहब, ले दो जयराम रमेश का, ले दो प्रमोद तिवारी का, कि अब आगे बोलने का मौका कैसे मिलेगा। वन ऑफ इंसिडेंट, खड़गे साहब खड़े हुए राज्यसभा में और उन्होंने कहा कि आप नाइंसाफ़ी करते हैं जगदीप धनखड़ को। तो उन्होंने कहा कैसे? कहते आप मुझे बोलने नहीं देते हैं, मैं एलओपी हूँ और मेरे जो दूसरे नेता हैं जयराम रमेश, उन्हें बोलने देते। ये ऑन रिकॉर्ड इन हाउस है। दूसरा, किसी भी चर्चा में किसी भी चीज़ पर डिबेट चल रही हो तो जयराम प्रमोद तिवारी की तरफ इशारा करते हो, क्योंकि प्रमोद तिवारी डिप्टी लीडर है कांग्रेस के, मुझे अगर ठीक मालूम हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। प्रमोद जी, आप इसमें कुछ कह रहे थे, अब प्रमोद जी को मालूम ही नहीं कि क्या कहना है, लेकिन क्योंकि प्रमोद जी बहुत पुराने खाटी नेता हैं तो वो समझ जाते थे, फिर वो बोलते थे ऐसा कि उसमें खड़गे जी कुछ ऐड ऑन कर दें। देखिए, ये एपिसोड आज का नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत दिन से हो रहा था। पीयूष ने बताया बीएससी, लड़ाई जो है वो बीएससी, मतलब तलवार जो है वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कि मेरे पास भी है, वो बीएससी में शुरू हुई। 12:30 बजे राज्यसभा की बीएससी थी और क्योंकि उस बीएससी के अंदर अपोजिशन ये मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री जवाब दें और जब भी चर्चा हो तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री वहाँ मौजूद रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाके पूछ के आइए प्रधानमंत्री से, वो कब जवाब देंगे। ये जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और नेता सदन हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल जो एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर हैं, और एल मुरुगन वो थे। कहा पूछ के आइए। तो किरण रिजिजू ने ये कहा कि सर, बीएससी का काम होता है एक हफ्ते की कार्रवाई को तय करना कि किस बिल को कब टेकअप किया जाएगा और उस पर कितना समय एलोकेट किया जाएगा, किस पार्टी का कौन सा स्पीकर होगा, ये उस पार्टी का विवेकाधिकार है, वो तय करे, डायरेक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, आप जाइए पूछ के आइए। फिर भी बोला आप जाइए। बीएससी बेनतीजा निकली। अच्छा, दूसरी बीएससी का टाइम जो है वो 4:30 बजे, और जैसा पीयूष ने भी बताया या ऐश्वर्या ने बताया, 4 बजे हाउस रिज्यूम होता है और धनखड़ साहब वो पढ़ देते हैं। उससे पहले उनको कहा जाता है कि ये जो समझाने की कोशिश होती है कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, ये पार्लियामेंट्री अफेयर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तय करते हैं। टेबल ऑफिस में नोटिस जाता है, ठीक, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग है ये। 4 बजे वो नाम पढ़ देते हैं कि भाई ये हमारे पास प्रस्ताव आया है, और पहली बात इम्पीचमेंट नहीं है, वो रिमूवल मोशन कहते हैं उसे। इम्पीचमेंट सिर्फ 2 ही लोगों पे आता है, एक राष्ट्रपति पे और एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ आप इम्पीचमेंट ला सकते हैं। अच्छा, तो रिमूवल होता है, रिमूवल प्रोसेस होता है, वो रिमूवल मोशन है।
इसीलिए तो हम कह रहे थे कि आपकी बहुत जरूरत थी। नहीं ये हमारे हुई ना बात। नहीं कोई वो नहीं है। हाथ मैं इसलिए हाथ नहीं सही चल रहा, जुबान ठीक चल रही। उसमें जब उन्होंने पढ़ दिया तो 4:30 बजे जो बीएससी होनी थी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हो गई थी एक। वहाँ ये तय किया गया कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये ठीक नहीं है, इसको लेके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो कोऑर्डिनेट करें। किरण रिजिजू जाएं और उन्हें बताएं कि जो भी तय करना होगा वो सरकार समय के अकॉर्डिंगली तय करेगी कि कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, किसका इंटरवेंशन होगा उसमें। लेकिन नहीं हुआ। उस बीच में उन्होंने वो पढ़ दिया तो वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हुआ कि अब बस बहुत हो गया। अब बस, क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो कुछ ऑफ रिकॉर्ड कहा था आपकी तरह वो ऑन रिकॉर्ड था। अच्छा हाँ, और वो डे बाय डे आ रहा था। चेंबर में बहुत चर्चा करने नॉट लगे थे, चेंबर में, घर पे कमेंटबाजी। आप किसी को कह दीजिए कि चंद्रा बाबू नायडू को आप जाके मैं बात कर लेता हूं, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको समझाइए कि समर्थन वापस ले लें। अच्छा, बेसिकली ये coup समझ की आ तैयारी जाए। हो रही थी। ये समझ आ जाए कि हमको अपमानित किया जाता है, ये आप किसी को कहें। आप 15-20 दिनों में जाट लीडर्स से मुलाकात करें, जिसमें एक पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के एक नेता हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। देखिए ये चीज़ें बाहर आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। वो आई, लेकिन क्या होता है, क्योंकि संवैधानिक पद है उसके, जब वो लगा 4 बजे उन्होंने नाम पढ़ा, तब राजनाथ सिंह के कमरे में एक मीटिंग हुई जिसका जिक्र आप सब कर रहे हैं। एमपीज को बुलाया गया, साइन कीजिए। वो जो था उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, फर्स्ट पेज पे सिंगल लाइन होती है वो। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं हिमांशु। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट्स अ सिंगल लाइन। रिमूवल नहीं है, इम्पीचमेंट नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब वो साइन हो गए, सारे एमपीस चले गए, क्योंकि जो आ रहा था, क्योंकि ऐश्वर्या वहां थी, पीयूष वहां थे, मैं तो बहुत दूर था, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इतने में जिनका जिक्र ये लेजर आईज थी, तो आप वहां से भी जिनका पता जिक्र लगा लें। ये कर हाँ। रहे हैं, पीयूष कर रहे हैं, वो किरण थे। वो बहुत तेजी से भाग रहे थे। तो मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ था एक साइड में। मैंने कहा, किरण साहब, क्या ये रिमूवल का प्रोसेस धनखड़ साहब के खिलाफ है क्या? आपने पूछ लिया? हाँ। वो हंसे और उन्होंने कहा, छोड़िए, जाने दीजिए अभी। और वो तेजी से गए, फिर आए, क्योंकि वो मनाने गए थे। धनखड़ को मनाने गए थे कि बस कीजिए। हाँ, नहीं, आखिरी कोशिश 3 की राउंड गई। मीटिंग हुई धनखड़। 3 राउंड कोशिश हुई। फर्स्ट जेपी नड्डा और किरण रिजिजू गए, उनके साथ अर्जुन मेघवाल गए। दूसरे राउंड में किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल गए। तीसरे राउंड में अर्जुन मेघवाल गए उनसे मिलने। तब सरकार को लगा कि अब जो है बस, और वो साइन के प्रोसेस पूरे हो गए। जब वो साइन प्रोसेस पूरे हो गए तो 10 मंत्रियों के घर पे 10 सांसदों को बुलाया गया अलग अलग। अश्विनी वैष्णव के घर पे मीटिंग होती है, भूपेंद्र यादव की होती है, प्रहलाद जोशी की होती है, पीयूष गोयल के यहाँ होती है। अलग अलग मंत्रियों के घर पे 10-10 सांसद, और उनको बताया गया कि ये जो साइन किए गए हैं ये इसलिए किए गए हैं, अगर आप कहें आप इसको अस्वीकार करते हैं तो आप अपना सिग्नेचर वापस ले सकते हैं। और उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे साइन करने वालों में, जयंत चौधरी भी थे, संजय झा भी थे, और तमाम जितने एनडीए के घटक दल हैं उनके सांसद थे। इसमें तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और ये बात धनखड़ साहब को पता चल गई थी। 7:30 बजे के करीब जयराम रमेश साहब ने उन्हें फ़ोन किया। हाँ, फोन किया उन्होंने बताया कि भाई ये है, और ठीक है। धनखड़ साहब को ये लगता था कि मामला सुलझ सकता है। अनशेड्यूल्ड वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, टाइम लिए। क्यों उससे पहुंच पहले गए वो? मैं वही बता रहा हूँ, उससे पहले पीयूष या ऐश्वर्या इन सब के पास एक मैसेज आया होगा 8:40 पे कि चेयरमैन ने डायरेक्शन दिए हैं हाँ, दोनों हाउस में
एक साथ एक दिन मोशन लाया जाएगा रिमूवल का, और जो स्टैट्यूटरी कमेटी बनेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के लिए, वो दोनों ही लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन मिलकर साथ बनाएंगे। डिसाइड करेंगे जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। अब वो गए मिलने, क्योंकि प्रेसिडेंट से जब आप मिलने जाते हैं, राष्ट्रपति से, वहाँ प्रोटोकॉल होते हैं, हर चीज़ तय होती है। आप इस कमरे में इस चेयर पे बैठेंगे तो वो भी तय होगा, आपको कौन लेने जाएगा उसका पहले सब कुछ तय होता है। अब वो चले गए वहाँ, 25 मिनट उनको बैठना पड़ा क्योंकि रात का समय था और प्रोटोकॉल के पूरी मर्यादाएं होती हैं। वो जब गए तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन उन्हें दे दिया। उनको उम्मीद थी राष्ट्रपति जो है वो बात करेंगी और आगे मैसेज कन्वे होगा, ऐसा नहीं हुआ। वो लौट के आए 9:25 पे पीयूष ने बताया कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। उनको उम्मीद थी कि कोई तमाम आएगा। लोगों ने उनको संपर्क किया, लेकिन बात नहीं बनी। वो अभी तक इन सरकार की तरफ से संपर्क नहीं किया गया, विपक्ष की तरफ से संपर्क किया गया कि क्या हुआ। सरकार अब उसमें दो चीज, क्योंकि जो लोग बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहे थे ना, मौसमी जयराम रमेश, वो सुबह 9:30 बजे गए थे उनके घर पे साइन कराने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए, और कुछ लोगों को जगदीप धनखड़ के घर पे बुलाकर साइन कराए गए। कुछ के मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे साइन हुए थे, क्योंकि साइन होते हैं तो आपको थोड़ा 2 पेज लगाने होते हैं। भाई आपको 63 साइन कराने हैं तो उसमें 15 इधर होंगे, 15 उधर होंगे, और फिर 2 पेजेस बनते हैं, तो आप करवा के लाए। इस पूरे प्रोसेस में जयराम रमेश की बड़ी भूमिका है और कपिल सिब्बल की। उन्होंने वो दे दिया। जगदीप धनखड़ को लंच करना था, उन्होंने लंच अपने सेक्रेटरिएट में नहीं किया, अपने चैम्बर में नहीं किया, वो घर गए। उनके पीछे पीछे उनके घर गए जयराम रमेश। मैंने पूछा तो था, ये पर वो बात कह तो नहीं रहे थे। सरकार को पता लग गई। ये देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं कि जब बात बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाती है, फिर वो सुलझने का नाम नहीं लेती है। अगर धनखड़ साहब नहीं देते इस्तीफा तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में आता, इसलिए ये तय था, उन्होंने ये तय भाप था। लिया था। और ये पूरी तरीके से सरकार ने तैयारी कर ली थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है अगर नहीं देंगे। उसमें अगर कोई पॉलिटिकली थॉट वाला थोड़ा सा और होता तो ये कोशिश करता कि सरकार लेके आए, और क्योंकि आपने चुना था, आपने उनकी घोषणा की थी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे, अब आप क्यों हटा रहे हैं ये बता दीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको बताना पड़ता। विपक्ष भी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया था। बैकफुट पे वो भी रहते, लेकिन बैकफुट पे ये भी रहते। और बैकफुट पे क्रिकेट का एक नियम है, बैकफुट पे अगर आप जाके खेलेंगे पीछे, तो अगर बॉल पैड पे लगी तो आप प्लम एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। जब विपक्ष लेके आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उस वक्त जगदीप धनखड़ को इस बात का दुख हुआ था कि सरकार ने खुल के उनके लिए बैटिंग नहीं की। अफसोस था, उनको इस बात का मलाल था। हाँ, क्योंकि 2022 में जब वो बन के आए उपराष्ट्रपति, तो उसके 1 साल तक तो वो बहुत अच्छे से उनके जो है रिलेशंस गवर्नमेंट के लोगों के साथ रहे, लेकिन 2023 1 साल के बाद ही जो है वो चीज़ें ख़राब होती रही। एक जो उनके साथ काम करते हैं उनके ऑफिस में, उनसे हमारी बात हुई तो एक बार उन्होंने बताया कि जगदीप धनखड़ का सीधा सीधा कहना था एक बात, कि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मेरे सिर्फ 3 बॉस हैं, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। अच्छा, 3 बारी धनखड़। हाँ, मेरे सिर्फ 3 बॉस हैं और उसके ऊपर कोई नहीं है। और वो कोई भी बात कहते थे। इनफैक्ट राज्यसभा संसद टीवी की बात हो रही है तो उसमें ये कहा जाता था कि आप क्यों किसी और को दिखाते हैं, दिस इज मेंट फॉर राज्यसभा चेयरपर्सन, और उसमें आप चेयरमैन को दिखाइए, किसी और को आप। और इनफैक्ट वहाँ के जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो ये तक कहते हैं कि आप क्यों ज़्यादा जो फोकस है वो हम पे और हमारी धर्मपत्नी पर क्यों नहीं करते हैं, एक स्पेशल प्रोग्राम बनाइए हमारे। हम लोग गए थे एक बारी पीयूष, उनसे मिलने के लिए, महिला पत्रकारों से भी मिले थे। तो ये शिष्टाचार बताइए कि उन्होंने, और उसके अलावा मिलने के अलावा ये भी कहा कि मैं कुछ अपनी तरफ से योगदान देना चाहता हूँ आपके क्लब को, बताइए।
नहीं, वो मैं उस मीटिंग में नहीं गई थी जब वो बने थे 2022 शायद में। ऐश्वर्या को मालूम हो कि उन्होंने क्या दिया। अब अपना जो मासिक मेहनताना है उसको दिया। कितने महीने का दिया? क्लब महिला प्रेस क्लब को। नहीं जो कितने ट्रस्ट महीने का था, दिया? ट्रस्ट जो है उसके लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हाँ मैं 6 मंथ्स 6 महीने का उन्होंने मासिक वेतन वेतन जो था वो उन्होंने ट्रस्ट के लिए दिया था। हिमांशु जी जो बात बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, बिकॉज जो बीजेपी वाले सांसद चढ़ते हुए गए थे ऊपर, जयंत चौधरी भी 535 मकर द्वार से ऊपर तेजी से जाते हुए दिखे थे। अच्छा, ये सारे लोग चल रहे हैं, चर्चा हो गई पूरे इंसिडेंट की, थोड़ी दुकान आगे बढ़ाते हैं और जितेंद्र भाई से पूछते हैं, क्योंकि खामोश हैं आप, कुछ सोच रहे हैं, सच बोलेंगे तब जब सच के दाम बढ़ेंगे। बहुत ये जो बताया कि ये बताइए धनखड़ कि आप बोलते थे इतनी कि देर मैं- से खामोश हैं तो क्या दिल में ऐसा क्या राज छुपाए हुए हैं? नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, इन्होंने बताया कि वो बोलते थे कि मेरा बॉस कौन है, तो बॉस धनखड़ है, उससे ऊपर भी धनखड़, ये बताया। लेकिन एक पार्लियामेंट में जब अभी घूम रहे थे, ये सब इस्तीफ़ा वगैरह हो गया उनका, तो उसके बाद 2-4 सांसदों से जब हमने बातचीत किया हाँ, तो उन्होंने इतना गजब का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी क्या हो रहा है ना, आपको पता है कि धनखड़ साहब बैठे हुए हैं कुर्सी में और घंटी बजाया उन्होंने, घंटी बजाया, फिर घंटी बजाया, 3-4 बार घंटी बजाया, लेकिन घंटी बजाने के बाद देखा कि कोई आ ही नहीं रहा। आगे पीछे अपने देख रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा। फिर उनको लगा कि अरे मैं तो रहा नहीं, अब तो मैंने इस्तीफा दे चेयरमैन नहीं दिया। रहा। हाँ, तो ये होता है पावर, ये होता है प्रोटोकॉल। जी जी जी। कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि एक जो पद है उस पद से बड़ा व्यक्ति हो जाए, ठीक है। और ये शायद पिछले 1-2 सालों में, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया, पीयूष भी बता रहे हैं, कि जिस तरीके के निर्णय, जिस तरीके के बयान और ये तमाम चीज़ें देने लगे, वो व्यक्तिगत तौर पर देने लगे, जो पद की गरिमा है उसके हिसाब से नहीं। तो हमने देखा कि इसी को लेकर के सदन के अंदर कई नेता उसको इन लाइटर मोड बोल रहे थे कि 25-25 अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो उनके ऑफिस में, उनके घर में जहां काम करने वाले 25 लोग एक शिफ्ट में रहते हैं, जब भी ज़रूरत होती है बटन दबाया, सब लोग हाजिर। इसके साथ साथ और प्रोटोकॉल में अगर डॉक्टर्स की बात करें, जैसा कि उन्होंने अपने इस्तीफे में बोला था कि बीमार हैं, कंटिन्यू 2 डॉक्टर जो हैं, हमने जो बात किया, जो वेंकैया नायडू के समय में एक अधिकारी थे जो कि उनके साथ उनके स्टाफ में थे और लगातार जो है वो रहे, और 1-2 जो वाइस प्रेसिडेंट उनके कार्यकाल में रहे। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से चेंजेस आए वहाँ पर। डॉक्टर्स की टीम को लेकर के उन्होंने पूरा एकदम सिस्टम बना रखा था, सारे डॉक्टर्स और ये सारा चीज़। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो 2 लेवल सिक्योरिटी होती है वो रेगुलर रहती है। कितनी होती है इसमें? उसमें अगर सिक्योरिटी 2 लेवल सिक्योरिटी में Z+ सिक्योरिटी वाइस प्रेसिडेंट की होती है, जिसमें दिल्ली पुलिस, जो PSO दिल्ली पुलिस का सारा चीज़ होता है, और घर की जो सुरक्षा होती है वो पैरामिलिट्री फोर्स ITBP के ऐसे ही प्रेसिडेंट हाउस में भी है, और वाइस प्रेसिडेंट पैरामिलिट्री ITBP को लगाया गया, जो उनके घर की सुरक्षा और ये सारा चीज़। बाकी जो दिल्ली पुलिस के जवान Z+ सिक्योरिटी, जिसमें 58 कमांडोज होते हैं, 58 कमांडोज जो क्लॉकवाइज उनके साथ रहते हैं, और इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ व्हीकल गाड़ी होती है उनके साथ। ये तमाम प्रोटोकॉल का निर्वहन वो करते थे, जो कि अब नहीं रहेंगे। जैसा कि वो कह रहे थे कि मैं, फिर उसके बाद फिर मैं, फिर उसके बाद मैं, तो एक फिर ये जो मैं तो ये सारी चीजें जब तक आदमी किसी पद पर होता है तब तक होता है। पद इम्पोर्टेंट होता है, व्यक्ति नहीं। हमारी इन्होंने जितेंद्र जी ने कर्मचारियों की बात की, उनमें से एक कर्मचारी का एक दुख निकल के सामने आया इस्तीफे के बाद। एक चीज़ हमको जो पता चली हाल ही में कि जगदीप धनखड़ जब आए और 1 साल के बाद जब उन्होंने पूरा कार्यकाल देख लिया कि कैसे पूरा सिस्टम होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस का,
हाँ तो उनको पता चला कि एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो मंथली जिसकी सैलरी 8,000 रुपये है और वो आता है रोज बैठता है और ज़रूरत होती है वो तो अपना काम करता है, तो ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है उसमें? हटा दिया उसको। हटा दिया उसको। उसी यही हमको बात पता चली कि उनको हटा दिया और ये कह दिया कि आपकी ज़रूरत तब होगी जब यहाँ कुछ काम होगा। 8,000 रुपये मासिक कमाने वाले एक इलेक्ट्रिशियन को आपने हटा दिया और इसी तरह से उन्होंने कई सारे एम्प्लॉयज़ को डेली वेजर्स कर दिया और इसी कारण से कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोर्ट भी चले गए थे और अभी हाल ही में ही जो है उन एम्प्लॉयज़ के फेवर में निर्णय हुआ जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि आप कुछ करेंगे या मैं अपनी कलम चला दूं। बिल्कुल। और यही बात वो जो वाइस प्रेसिडेंट हाउस में काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि वेंकैया नायडू जब वाइस प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपने ऑफिस के स्टाफ में सबसे कम संख्या रखी। उसमें मतलब एकदम ना के बराबर रखते थे, जो ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से। लेकिन जैसे ही धनखड़ जी आए उन्होंने स्टाफ की संख्या दुगनी तिगुनी कर दी। तो वो खुद ही एक बता सेकंड, रहे आप थे, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कोट अनकोट कर रहे थे वो। ये कह रहे हैं कि तनख्वाह काट ली, ये हटा कह दिया। रहे हैं कि तो हटा ही दिया। नहीं, उन्होंने आप कह रहे हटाया, हैं दुगुनी कर दी। दुगुनी उन्होंने किया। ये जानकारी जो दिया कि ज़्यादातर जो यहाँ के लोग थे हाँ उनको हटा के, जानकारी ये मिली, बहुत ज़्यादा अंदर की बात नहीं बताएंगे, हाँ। राजस्थान के लोग अच्छा, जो आ मतलब रहे अपने थे इलाके उनको, के यस, क्षेत्रवाद हाँ, जो है। और जो यहाँ का स्टाफ था उसको राजस्थान के लोगों को ज़्यादा। तो एक साल बाद भरते ये गए प्रक्रिया शुरू होगी। सारा चीज़। तो ये एक साल बाद काफ़ी ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मैं आती हूँ शरिया पे। राजस्थान पे एक बात बताना चाहूंगी, जैसे ये बता रहे थे स्पीकर जी ओम बिरला कोटा राजस्थान, दोनों राजस्थान। हाँ तो धनखड़ जी ने ये भी संसद टीवी में बोला था और इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उन्होंने ये बोला कि मैंने ये नोटिस किया है कि जितना स्पीकर जी ओम बिरला जी करते हैं उसका मैं आधा करता हूँ। तो उन्होंने जो है ये ऑब्जर्वेशन करके डेटा निकाला था और स्टाफ के सामने रखा कि जब भाई मेरा पोस्ट बड़ा है, ये उस मीटिंग में कहा भी गया, एक स्पेशल मीटिंग बुलाई धनखड़ जी ने, इसमें उन्होंने यही बोला कि पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बड़ी है और अपर हाउस है राज्यसभा। तो वो डेटा जो है उन्होंने संसद वालों के साथ शेयर किया और कहा कि आप लोग जब टीवी दिखाते हैं तो करते तो स्पीकर जी हैं, तो ओम बिरला जी ज़्यादा करते हैं। तो वो कंपैरिजन भी जो था वो उनके दिमाग में था और फिर इंस्ट्रक्शंस दिए गए संसद टीवी को कि आप मुझे ज़्यादा काटिए और अगर नहीं काटेंगे तो बताया जाएगा। नहीं, इसमें मैं दो चीज़ें और कंफर्म कर देता हूँ जो ऐश्वर्या कह रही हैं या पीयूष कह रहे हैं। एक्चुअल क्या है, संसद टीवी की लड़ाई आज की नहीं है। अच्छा, मतलब जब बना था तब से है। स्पीकर वर्सेस पहले चेयरमैन। मीरा कुमार ने वो संसद टीवी बनाया, हाँ फिर मीरा कुमार ने जब बना दिया संसद टीवी तो फिर हामिद अंसारी साहब वो कैसे पीछे रहते, तो उन्होंने भी एक राज्यसभा टीवी बनाया और लोकसभा टीवी, दो टीवी हुए। एक टीवी में सीईओ जो हैं राजीव मिश्रा होते थे, जो जगन्नाथ मिश्रा के रिलेटिव थे। दूसरे सीईओ बने आज के कांग्रेस के प्रवक्ता, टीवी पैनलिस्ट गुरदीप सप्पल। आप जानती हैं गुरदीप सप्पल 3 पोस्ट होल्ड करते थे उस टाइम। एक जॉइंट सेक्रेटरी की और एक ओएसडी टू वाइस प्रेसिडेंट और एक सीईओ टू राज्यसभा टीवी। ये तमाम चीज़ें आज की लड़ाइयाँ नहीं है। बेसिक क्या है कि जैसा पीयूष ने बताया या ऐश्वर्या ने, वो जो हम लोग टीवी मीडिया में कहते हैं ना विंडो काटना, तो उन्होंने कहा एक जो पीयूष और ऐश्वर्या कह रहे थे वो विंडो में एक तरफ चेयर रहेगी, एक तरफ जो वक्ता है जो बोल रहे हैं वो रहेंगे। हाँ, ये तो रहता था ये हमेशा। ज्यादातर रहा। हाँ क्योंकि संसद के मेरे ख्याल से 2 टीवी होंगे, एक लोकसभा का पक्ष दिखाता है, एक राज्यसभा का, तो दोनों अलग अलग वो है। और क्योंकि संसद जो पूरी है उसका कस्टोडियन जो है वो लोकसभा स्पीकर होते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई और फिर संसद के दोनों ही टीवीज़ को एक करने की बात आई, उसमें स्पीकर के पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन राज्यसभा के पक्ष में धनखड़ साहब के गया। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन लबोलबाब ये है कि धनखड़ साहब ने सरकार को कई बार एम्बेरस कराया।
जितनी राज्यसभा की, आप तो राज्यसभा की या स्टैंडिंग कमेटी से आप सब कवर करते हैं, हाँ हाँ उसमें एक खबर आई थी आज से 1-1.5 साल पहले, उन्होंने जितनी स्टैंडिंग कमेटी थी उनमें अपने ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स लगवा दिए थे अपने ओएसडी के तौर पे। वो उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में रहेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के जो टूर जाते हैं राज्यसभा, स्टैंडिंग कमेटी डिपार्टमेंटल रेट, जिसपे होम है, राज्यसभा में हेल्थ है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, 7 कमेटियां हैं शायद, अगर मेरी जानकारी ठीक है। तो उनमें उनके एम्प्लॉइज थे। वो मतलब एम्बेरसमेंट है। basically एम्बेरसमेंट एक और है, जब वो चेयरमैन बन के आए तो आप सब हाउस जाते हैं, एक घटना हुई, हाउस में गतिरोध बन गया था। तो स्पीकर या चेयरमैन क्या करते हैं, फ्लोर लीडर्स को अपने रूम में बुला लेते हैं, बातचीत करते हैं, भाई हाउस चलाइए, चलिए जो आप कहना चाहते हैं मैं आपको समझ, तो जो भी है एक बीच का मिडिल रास्ता निकालते हैं। बड़ी फेमस घटना है, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को कि मैं जब वकालत करता था तो मुझे पैसे ज़्यादा आने लगे, तो 100 की गाड़ियाँ आती थी, तो मैंने मशीन, नोट गिनने की मशीन जो है वो खरीदी, क्योंकि मेरी कमाई ज़्यादा होने लगी। और भ्रष्टाचार पे वो डिबेट चल रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे आए और उन्होंने कहा साहब आपने तो इतने पैसे कमाते थे आप कि नोट गिनने के लिए मशीन आपको खरीदनी पड़ी। हाउस की प्रोसीडिंग का पार्ट है वो एम्बेरसमेंट है। एम्बेरसमेंट वो है कि धनखड़ साहब गए एक जगह हरियाणा में और उन्होंने कहा, कहानी सुनाई कि एक महिला आती हैं और वो कह रही हैं उनसे 5-7 बार कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलवा दीजिए, प्रधानमंत्री से मिलवाई। तो कहा, मैंने पूछा भी क्यों मिलवाना, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पूछना है प्रधानमंत्री से आपको पकड़ के कहाँ से लाए। और ये ऑन रिकॉर्ड संसद टीवी में है। मतलब इस तरह की और अटपटी एक और बातें जो चीज है, हिमांशु बता रहे हैं। हाँ, घनश्याम तिवाड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और मुझे लगता है आज जो पूरी पार्लियामेंट है उसमें पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को समझने वाले अगर कोई जीनियस आदमी है तो वो घनश्याम तिवाड़ी हैं। वो किसी भी बिल को किसी भी नियम के तहत फंसा सकते हैं। वसुंधरा राजे सरकार को उन्होंने बड़ा परेशान किया था विधानसभा में, 13 से 18 के बीच में बिल नहीं पास होने देते थे, और फिर अंततः उनको पार्टी से निकालना पड़ा। वो फिर आए हैं और अब वो एक कहानी सुना रहे थे जजमान पे कि अनपढ़ जजमान जो है वो पढ़े लिखे बराबर, और पढ़ा लिखा जजमान जो है भगवान बराबर। तो धनखड़ साहब कहते हैं कि आप ये कहानी जजमान पे नहीं, मुझ पे और सुरजेवाला पे सुना रहे हैं। आप सुनाइए कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे बराबर और पढ़ा लिखा जाट भगवान बराबर। और वो दौर था जब कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। जब शिवराज सिंह चौहान को किसानों की बात को लेकर उन्होंने पब्लिकली कहा कि किसान धरने पे बैठते हैं, आप क्या कर रहे हैं, तब एक सरकार के बड़े मंत्री ने जाके उनसे कहा कि इस तरीके से आप सरकारी प्रोग्राम्स में बयान नहीं दे सकते, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखना है। एक मंत्री गए, सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, वो ऑफिसर्स को बुला लेते थे, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सेक्रेटरीज को अमूमन नहीं बुलाते हैं। उनको कोई काम होता है तो उसका पूरा एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी वहां बैठते हैं, बुला के इंस्ट्रक्शन देना, ये ऐसे नहीं ऐसे करिए। अभी कार की, हाँ जितेंद्र सुना रहे थे कार वाला किस्सा, तो उन्होंने कहा मेरी पूरी फ्लीट बदल दीजिए, सब पूरी बोले, फ्लीट बता दीजिए। एक बड़े ब्रांड का अब कहाँ टॉप जाएंगे? मॉडल जो है वो पूरी फ्लीट की कारें होनी चाहिए। और उसमें तो bullet उसमें proof ये कहा गया बुलेट vehicle प्रूफ वो भी तो मांगता रहती है, क्योंकि उसके पूरा प्रोसेस है, होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में है कि इतनी कार चलेगी, इतने किलोमीटर बाद अगर उसके इंजन में ये प्रॉब्लम है तो कार बदली जाएगी। उसके बावजूद 2 कारें चेंज की गई अब कि आप आप समझ इसमें बैठ लीजिए। जाइए, हाँ, लेकिन वो पुरानी ही कार में चलते रहे, नई बदली कार में नहीं बैठे। ये एम्बैरेसमेंट है। ये हम कहें एक दिन की घटना है, ये घटना एक दिन की नहीं है, इसके कई राउंड हैं। राउंड है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि और- इन सब चीज़ों के बाद अब जो अगला उपराष्ट्रपति होगा वो एकदम
कोर बीजेपी का होगा, कोर बीजेपी आइडियोलॉजी वाला होगा, आरएसएस आइडियोलॉजी वाला होगा, आरएसएस का डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता होगा। क्योंकि ये आप तो बीजेपी वालों की लॉटरी और आरएसएस वालों के लिए भी बढ़िया हो गया कि भाई जितने बाहरी इंपोर्ट करके आ रहे थे, नहीं आप ऐसा मत कहिए, देखिए उन पर ब्रेक लगा। आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि लॉटरी या ये आरएसएस का जो वर्कर होता है ना, जिसे स्वयंसेवक कहते हैं, वो बहुत हार्डकोर होता है। तो पद नहीं चाहते। मैं वाजपेयी सरकार के अंदर स्वदेशी जागरण मंच करके एक संस्था बनी, दंडोपंत ठेगड़ी उसके कन्वीनर थे, गुरुमूर्ति उसमें गुरुमूर्ति और मुरलीधर राव जो भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, वो लोग थे। वाजपेयी सरकार के खिलाफ रोज ली मेरिडियन सर्कल, जो नेशनल मीडिया सेंटर के पास सर्कल है, वहां धरना देते थे कि आप स्वदेशी नीतियों को अपनाइए। और ये संघ का विंग है, अनुशांसिक संगठन है। इसका कोट प्रधानमंत्री ने 2016 में किया इलाहाबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव में। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्व में हमारी सरकारों के खिलाफ धरना देते थे, उनमें से एक जनरल सेक्रेटरी यहां बैठे हुए हैं। तो आप बहुत सोच विचार के कि किस पद के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है, चर्चा करने के बाद ही ये तय करेंगे कि अब उपराष्ट्रपति कौन हो। वो आप जो कह रहे हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही हाल बीजेपी वो को हो गया। के नहीं, वो पूरा ठंडा करके पिएगा आपकी बात। आप फूक फूक के छोड़ दीजिए, वो ठंडा ही करके पिएगा कि उसमें कहीं थोड़ी सी भी भुजी हुई तिल्ली में जैसे कोई लो बच जाए तो आग लग जाती है, वो उसमें नहीं जाना ऐसा नहीं होएगा। तो ये चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हुए, मतलब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ये बात कर ही लेते हैं कि इस हफ्ते तो बहुत सारा कुछ घटा, जिसमें हिमांशु ने पूरी फेहरिस्त बताई। और नहीं, मैंने नहीं बताई। नहीं, आपने तो पूरा पिटारा खोल दिया। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं होता, मैं तो जो देखता सुनता हूँ बस उसको तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब लोग वहीं रहते हैं, ये सब वहाँ रहते हैं और बहुत अच्छे से ये लोग जानते समझते हैं, ये भी बहुत अच्छे चीजों को जानते हैं। नहीं, यहाँ पे ये म्यूचुअल अप्रिसिएशन अभियान नहीं चल रहा है। नहीं, म्यूचुअल नहीं होता, म्यूचुअल कुछ नहीं होता। अगर आपका अप्रिसिएशन हो रहा है और आपका बहुत बड़े नहीं, अप्रिसिएशन तो अप्रेजल हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज। अप्रिसिएशन से ज्यादा अच्छा होता है अप्रेजल मिले। हाँ, तो बहुत बड़ी अप्रेजल भी हुआ ही होगा हिमांशु का। तो मैं ये कह रही थी कि आगे ये चर्चा बात ज़रूरी है कि भाई पहले हफ्ते तो इतना सारा कुछ घट गया, और इस बरसात भी हो रही थी और बारिश में भी हम लोग ने मोबाइल फ़ोन में भागे, ऐश्वर्या सारा किया। जिस तरह से हिमांशु और आप लोग ने जो बताया, मुझे एक सुगबुगाहट विपक्ष के खेमे से ये भी मिली। एक तो कि कांग्रेस का जो रिएक्शन था टॉप लीडरशिप का, जो कोर लीडर्स हैं जो मैनेज करते हैं राज्यसभा के फ्लोर, उनका जो रिएक्शन धनखड़ के प्रति था, वो रिएक्शन बाकी नेताओं का नहीं था, विपक्षी नेताओं का, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल हो या प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की, वो लोग सोशल मीडिया पे भी आए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो राज्यसभा वर्सेस लोकसभा है, ये लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट वर्सेस धनखड़ नहीं थी। कांग्रेस खेमे में एक फीलिंग ये है कि जिस लोकसभा के नोटिस पे गांधी ने हस्ताक्षर किया, गए बाकायदा स्पीकर से मिलने, वो नोटिस दिया, उसमें विपक्ष के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे, उस नोटिस को बौना कर दिया राज्यसभा में, स्पीड अप करके राज्यसभा में विपक्ष के नोटिस को। तो क्या कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा गूफ अप हुआ है राज्यसभा के नोटिस को लेके? ये एक बड़े नेता ने मुझे बोला कि कहीं ना कहीं एक एरर था राज्यसभा में, इस तरह से जस्टिस वर्मा को विपक्ष द्वारा लाना। अब सवाल ये है कि ये एरर्स तो चलते रहेंगे अगले हफ्ते के लिए भी। अगले हफ्ते व्हाट डू वी हैव टू वॉच आउट फॉर इज द बिग थिंग, बिग क्वेश्चन, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आने वाला है। आपको Watch क्या out. लगता है कि क्या किसके नाम होने वाला है अगला हफ्ता? बहुत सारे यही सवाल हफ्ता, जो हाँ। है विपक्ष बार बार
प्रधानमंत्री को से पूछ चुका है, राहुल गांधी खास तौर से बार बार कि पीएम बोलें। मुझे ऐसा लगता है चांसेस हैं पीएम इंटरवीन कर सकते हैं, और पीएम बिफिटिंग रिस्पॉन्स जो है ना मौसमी को, कि जब भी वो बोलते हैं तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो क्लियर हैं अपने दिमाग में कि भाई ऐसा जवाब दूंगा कि ध्वस्त कर दूंगा। तो आप ये तो तैयार रहिए कि जितना पिछले 2-2.5 महीने में सवाल पूछा गया है उसका एक ही बार में न्यूक्लियर तरीके से प्रधानमंत्री इंटरवीन करके जवाब जरूर देंगे। आपने बोला कि क्या कहीं गांधी जी ने जो साइन किया उसको बौना कर दिया गया, तो बीजेपी में तो कॉरिडोर में तो बात यह है कि क्या कांग्रेस में कोई ऐसा है घर का बेदी लंका ढाए? जयराम रमेश जाके अगर साइन करवा रहे हैं तो क्या उनको ये नहीं पता है कि गांधी जी ने कहाँ पे साइन कर दिया है? और साइमल्टेनियस हुआ है यही, इसीलिए मैं तो simultaneously हुआ है ये। गुफा नहीं छोड़ रही हूँ मैं। विपक्ष में एक चीज आया कि कुछ विपक्ष के नेता जो है वो सहानुभूति दिखा रहे थे जगदीप धनखड़ को लेकर। हाँ, लेकिन हाँ, वही कुछ तो। विपक्ष के नेता जो है वो तो कह रहे थे कि ठीक है, अगर स्वास्थ्य से संबंधित उन्होंने इस्तीफा दिया है तो ठीक है, वो अरे उनकी इच्छा है। वो बरैया की ये तरह बरबरा बस रहे थे। कई लोग वो कह रहे थे क्या है ये विपक्ष के धनखड़ लोग को वही फिर- हैं जो उनके हाँ। खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए वही थे। तो कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया कुछ नेताओं का, विपक्ष के, जो इतना फेयरवेल की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई अब जहां तक फेयरवेल speech की भी बात नहीं है, हुई ना। जहां तक फेयरवेल की बात है, इसी को लेकर इसमें मंशा थी, कंफ्यूजन था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इतने बड़े पद है देखिए, वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा का। देने के बाद अगर आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाए और उसका नोटिफिकेशन हो जाए, हाँ, आप अपने पद पर, आप अपनी चेयर पे नहीं आ सकते हैं। एक चीज अभी बड़ी अच्छी जितेंद्र बोल रहे थे कि पद की गरिमा, और क्योंकि पद से सब कुछ है। मुझे मेरे ख्याल से 2006 से मैंने संसद जाना शुरू किया था पहली बार, तो बड़ा अच्छा लगता था कि पहले राज्यसभा चेयरमैन जो है क्वेश्चन आवर तक बैठते थे, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आके संभालते थे। लेकिन अगर कोई बड़ा बिल है, बड़ी चर्चा है, प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, तो फिर राज्यसभा चेयरमैन जरूर आते थे। लेकिन ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो चेयर छोड़ते ही नहीं थे। मजबूत जोड़ था बिल्कुल। अगर आप देखें फेविकॉल। तो वो छोड़ते ही नहीं थे। पर एक ये बात, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर हिमांशु बताइए ना कि दूसरा- हम लोग बुराई ही बताएं ये। नहीं, एक पीयूष ने उनकी एक कुछ- और चीज बोली, पीयूष उसको आधा खा गए कि घर की कहानी, उसमें 3 नाम थे जिनको घर अलॉट किए गए। एक इमरान प्रतापगढ़ी, एक राघव चड्ढा और एक राधा मोहन दास अग्रवाल। तो अच्छा तीनों के घर होल्ड कर दिए गए। अच्छा। तो चेयरमैन ने उन्हें बुलाया, हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन को, कि देखिए ये ठीक। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, आपका काम हाउस चलाना है, हाउस दिलाना। हाउस हाउस दिलाना। कमेटी का चेयरमैन मैं हूं, और कमेटी जो फैसला लेगी वो है। बहरहाल क्योंकि राघव उसी घर में रह रहे हैं जो घर उनको अलॉट हुआ, इमरान प्रतापगढ़ी भी उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन ले जाकर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था तो राधा मोहन दास अग्रवाल का हुआ था। वो 1-1.5 साल तक एक अपार्टमेंट में रहे। अब वो बहुत 1 साल से फिरोजशाह रोड की सिग्नल वाले कोठी पे हैं, जो अगर आप जो एनडी गुप्ता को पहले एनडी गुप्ता के पास थी। आम आदमी पार्टी के सांसद। तो इस तरीके से एम्बेरसमेंट हुई है, ऐसा नहीं है, ये है। और ये चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। सरकार को ये लगता है, किसी भी सरकार को, कि चीजें स्मूथ हो जाए, अच्छी हो जाए, चीजें बाहर ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फेयरवेल की खबर बात हम लोग नहीं कर रहे आएगी थे। तो आप ऑफ एयर को ऑन एयर कैसे लाएंगे? हम लोग फेयरवेल की बात कर बात रहे थे। तो सही है। एक बड़े मंत्री से हम लोग बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर, मैंने पूछा सर फेयरवेल होगा, क्यों होगा? फिर मिड टर्म रेजिग्नेशन है, फेयरवेल का कोई प्रोविजन ही नहीं है। फेयरवेल तो उनका होता है ना जो अपना टर्म पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ दिनों पहले जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे टर्म कंप्लीट होने वाला होता है तो नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है। नहीं है, उसमें एक और प्रोविजन हो सकता था पीयूष, कि वो चेयर पे आते और वहां से अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करते, वहां वो जब तक रहते। लेकिन जब खिचड़ी पर वो डर गए थे जब कि वो खिचड़ी इतनी पक जाए ना, हस्ताक्षर हो गया ना ये बात। यही चीज है ना, मैं आपको पहले बोला, अगर वो इंतजार करते तो कांग्रेस भी बैकफुट पे रहती, सरकार भी रहती, कि आप लाए थे तो आप हटा क्यों रहे हैं। और अगर विपक्ष बचाने आता
तो वो कहते हैं कि 6 महीने पहले आप हटा रहे थे, आज बचा रहे हैं। ऐसा क्या है? वही बात है ना कि चलिए आप- खिचड़ी जब पक जाए तो आंच बंद कर देनी चाहिए, वरना जल जाएगी। तो जली गई। वाह, तो इसीलिए वाह, बहुत बढ़िया इसीलिए जो है, आपको बता दें कि बहुत खाना जो है, खाने की भी चर्चा जो है पीयूष जो कर रहे हैं, संसद में इनका पूरा बाकायदे एक पूरा शेड्यूल रहता है, जहाँ पे ये लोग मीडिया का जो कंटेनर है वहाँ बैठ के खिचड़ी से लेके लिट्टी चोखा सारा चीज़ खाया जाता है। इनके लिए बाकायदा पीयूष के लिए लंच आता है जी। एक हमारी साथी हैं, वो हमारे लिए प्रॉपर लंच लेके आती हैं। हाँ, और सभी हैं, मतलब उसमें हम सभी जो हमारे जो साथ में काम करते हैं सबके लिए वो लंच लेके आती हैं, और पूरा रात उनका में काम करते हैं। साथ में काम सब करते हैं। साथ में काम करते हैं। हाँ, साथ में काम करते हैं, और वो बैग बड़ा उनका होता है, उस बैग में बड़े बड़े डब्बों में खाना आता है। मेरे लिए भी एक बारी सत्तू का पराठा आया था, और ऐश्वर्या तो मैंगो पार्टी और अटेंड सोचिए वो जो खाना लेके आती हैं उसमें से सिर्फ 3 चीला अपने लेके आती है, और बाकी साथियों में बढ़ जाता है खाना। तो मैंगो वो पार्टी बकायदा खाते हैं। और उनका पूरा जो मैंने कहा था ना, पीयूष का गैंग चलता है, ब्रेकिंग न्यूज गैंग। और ऐश्वर्या मैंगो पार्टी अटेंड करके आई हैं, क्योंकि जाते जाते हम लोग काफ़ी लंबी चर्चा कर चुके हैं, तो जाते जाते कुछ खाना खजाने की भी बात हो जाए। ऐश्वर्या जो है एक बहुत ही एलीट और बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस मैंगो पार्टी अटेंड करके आई है शशि थरूर साहब की। तो कौन कौन Famous- से आम थे खाने के वहाँ पे? आम 8 थे मौसमी। आम खाए आपने कि गुठलियाँ गिनी? ना नहीं, मैंने लेकिन बहुत कुछ ऑब्जर्व जरूर किया। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें मालदा था या वो आंध्रा वाला था या नहीं था, क्योंकि एक बड़े नेता हैं, मौसमी का सवाल था कि आपको मालदा पसंद है या आपको आंध्रा, कौन सा आम पसंद है? तो उन्होंने कहा था कि मुझे आंध्रा का आम पसंद है। बेगमपल्ली। बेगमपल्ली। अरे हम वो किस्सा सुना ही देते हैं कि हिमांशु के देखिए मेमोरी बहुत है, नज़र विपक्ष पे भी रहती है सत्ता पक्ष के साथ साथ। तो हम विजय चौक पर थे, और उसके बाद ऐश्वर्या अपने आम की पूरी कहानी सुनाएंगी, और हम रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जो है बाइट देने वाले थे मीडिया को। तो राहुल गांधी जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो रणदीप जी ने बताया, अरे ये मौसमी है, हमारे बारे में लोग कह देते हैं बदमाश हैं, पता नहीं हम किस तरह से बदमाश, कितने सीधे साधे हैं, देखिए बढ़िया साड़ी पहन के शालीनता से आपके सामने आते हैं, पेश होते हैं, रिपोर्टर्स अफेयर में चर्चा करते हैं। तो हमने राहुल गांधी को, उन्होंने बोला अरे ये मलियाबाद की हैं और इनके वहाँ बहुत अच्छा दशहरी आम होता है। तब तक राहुल गांधी चलते चलते माइक पे पहुँच गए। अब माइक पे पहुँच गए और सारी 8-10 कैमरे भी लगे थे। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, राहुल गांधी की एक चीज़ है कि वो जो चीज़ बोलते हैं, अगर उनको वो बोलना है या कुछ कोई चीज़ पसंद है तो वो ऑन एयर बोल देंगे, कुछ ऑफ एयर नहीं जाता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक्स डिसलाइक्स क्लियर है उनकी। तो बोलते बोलते वो गए कि दशहरी बहुत अच्छा आम इनके वहाँ होता है मलियाबाद में, लखनऊ का। तो राहुल गांधी माइक पर पहुँच गए थे, पर बोलते हाँ पर मुझे दशहरी पसंद नहीं है। अब सारे यूपी वाले ऐसे कहते, पर मुझे दशहरी पसंद नहीं है, मुझे बेगमपल्ली, जो हिमांशु कह रहे हैं, आंध्रा का बेगमपल्ली ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया। नहीं तो वैसे खाने में कोई डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि ऐश्वर्या आप बताइए ना कि केरला के शशि थरूर एमपी साहब के वहाँ बहुत सारे नॉर्थ के नेता भी आए थे। हाँ नहीं, उसमें ये थोड़ी खबर गड़बड़ है। मैं बताती हूँ आपको मेरा जाने का मेन इंटरेस्ट। शशि थरूर यूजुअली बाइट दे देते हैं आपने मकर द्वार पे, अगर बिल्कुल भाग रहे होंगे तो बोलते हैं आई विल कम बैक एंड गिव अ बाइट। तो हम वेट करते हैं मकर द्वार पे क्या आएंगे। अच्छा क्वालिटी भी है, 2 लाइन में अपनी बात बोल देंगे। मंडे उनको पकड़ा, नो आई हैव टू रश। ट्यूसडे उन्हें पकड़ा, आई हैव टू रश। वेंसडे उन्हें पकड़ा, आई हैव टू रश। थर्सडे पार्टी थी। अच्छा, तो थर्सडे तब तक इनविटेशन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे क्या? हाँ वही, अब रश बोल रहे हैं। तो थर्सडे को मैंने उन्हें फिर सुबह पकड़ा, मैंने कहा कि टुडे स्मॉल बाइट यू हैव टू गिव। तो वो बोले कि आई विल टेल यू इन द पार्टी ऐश्वर्या बट आई विल नॉट टॉक। तो अब और ज़्यादा इंटरेस्ट जग गया कि भाई ऐसा क्या पार्टी में बता देंगे जो अभी यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो पार्टी में पहुँचे, शशि थरूर ने बोला ऐश्वर्या बोलूँगा ना फंस जाऊँगा, कुछ भी बोलूँगा ना वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो नहीं बोलूँगा। तो इसका मतलब शशि थरूर अब नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये मसाला मिल गया। बीजेपी के 2 नेता पहुंचे हुए थे, कांग्रेस से 1 नेता उनकी पार्टी में पहुंचे हुए थे।
तो अब आप इससे समझ जाइए कि वो ना इधर हैं ना वो उधर हैं, और वही चल रहा है उनका डामाडोल सिस्टम कि कांग्रेस ना निकाल रही है और वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस निकाल दे। तो थरूर सबके हैं। वो था तो थरूर इस समय जो है वो सबके हैं। और उस पार्टी से जो मुझे सेंस लगा वो यही है कि अब वो वेट एंड वॉच का गेम चल रहा है। चलिए, शशि थरूर के बारे में अभी उनको बहुत मौका मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अभी मैं इन सब से पूछूंगी जल्दी से रैपिड फायर में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होने वाली है और जो चीफ ऑफ डेलीगेशन स्टाफ अमेरिका तक चले गए थे और जिनको उदित राज साहब ने बोला कि अरे तो बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के बन सकते हैं शशि थरूर साहब, वो बोलेंगे कि नहीं, इस पे यक्ष प्रश्न जो है लगातार बरकरार है। और ऐश्वर्या जो नहीं बता रही है वो मैं बता देती हूँ कि सारे जो या तो जो कांग्रेस से बीजेपी चले गए नेता आरपीएन सिंह टाइप के नेता सारे पहुंचे हुए थे, या फिर कार्ति चिदम्बरम और राशिद अलवी पहुंचे हुए थे, जो कि अक्सर पार्टी लाइन से इतर बोलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण था लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। तो बहरहाल तो शशि थरूर पे भी नजर रहेगी। मुझे तो लगता है कि सारा फोकस रहेगा ऑपरेशन सिंदूर में कि कांग्रेस की फहरिस्त में कौन है। आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा होने वाला है राउंड 2 में संसद में? रैपिड फायर चलिए, और ये भी बताइए कि हु इज नेक्स्ट, धनखड़ के बाद कौन? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। इससे पहले सबसे बड़ा प्रश्न ये था कौन बनेगा बीजेपी का प्रेसिडेंट। तो अब जो है प्रश्न आ गया है कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, और उसी को लेके अब नोटिफिकेशन भी आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तैयारी शुरू कर दी उन लोगों ने, एक नोटिफिकेशन भी आ गया, तो अब तैयारी शुरू हो गई। अब उस पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पर अब जो है पूरा फोकस हो जाएगा। अगले हफ्ते से जगदीप धनखड़ साहब के बारे में ज़्यादा चर्चाएं मुझे लगता है नहीं होंगी। पूरा फोकस पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, और ज़रूर विपक्ष सवाल पूछेगा जो ट्रंप लगातार बोल रहे हैं। हिमांशु से ले लेते हैं, फिर उसके बाद आखिरी में फाइनल वर्ड होगा जितेंद्र भाई का कि क्या बम फूटने वाला है। हिमांशु, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बिग टेक अवे, और प्लीज कम से कम 3 नाम बताइए कि आपको लगता है कि ये 3 नाम। उपराष्ट्रपति या बीजेपी अध्यक्ष का नहीं बोलूंगा, मैं एक इंटरेस्टिंग केस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि शशि थरूर की बात क्लोज करना है, वी आर ओवर टाइम। शशि थरूर के साथ एक केस है, वो कोई इशू केरला का उठा रहे थे और सेम इशू को केसी वेणुगोपाल उठाना चाहते थे। उन्होंने पर्ची भी दी, चेयर ने शशि थरूर को अलाउ कर दिया, केसी वेणुगोपाल को अलाउ नहीं। अरे पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल का नाम था और शशि थरूर बोल रहे थे। चेयर ने कहा अरे भाई आप ही के सांसद है ना जो बोल रहे हैं, अब इसमें भी आपको आपत्ति है तो कुछ ऐसा ही किस्सा ना हो जाए। थोड़ा सा शशि थरूर, चेयर और कांग्रेस को भी नजर रखनी होगी। शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली। एमिनेंट पर्सनालिटी, मौसमी हम वेट कर रहे हैं उस मैसेज का। एन एमिनेंट पर्सनालिटी विल जॉइन बीजेपी। तो मुझे लगता है वो शायद ना हो, क्योंकि उनकी सदस्यता चली जाएगी अगर ऐसा होगा। तो वो देखना पड़ेगा ना, चेक एंड बैलेंस में आ जाए और फिर कुछ कर जाए। चलिए आइए, तो जेबीएस आपको क्या लगता है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? जेबीएस एक ही शब्द में बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। जैसे कि ऐश्वर्या ने शुरू में कहा था कि जब सारे नेता निकल रहे थे तो वो कह रहे थे कि बूझो तो जाने। तो यहाँ पर एक मैं बड़ी चीज़, लाल बुझक्कड़ एक थे, उनकी एक कहावत सुनाते हैं, लाल बुझक्कड़ बूझ के, लाल बुझक्कड़ बूझ के, हाँ, बूझ सको तो जाने, पैर में चक्की बांध के बिल्ली कूदी होए। मतलब ये लाइनें तो डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें एक कहानी है कि एक गांव में जो है हाथी आ गया। सब लोग सुबह सुबह देखने लगे कि आखिर क्या हुआ। उसके बाद लाल बुझक्कड़ को बुलाया गया। अपने अवध क्षेत्र के ही एक नाम है जिसको कि लल्लन सिंह, अच्छा, लाल बुझक्कड़, उनको लाया गया। उन्होंने ये कहानी सुनाई कि लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के बिल्ली कूदी होए। तो ये कहानी जो है अब यहाँ भी चल रही है, संसद में भी
आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट तो आपको के लाल नामों बुझक्कड़ को बुला दे। नहीं, लाल बुझक्कड़ बोलिए या फिर दूर से किसी को कौन क्या JBS बात कर रहा है उसको भी वो बोल सकती हैं, और क्या होने वाला है, ठीक है, आगे उसके आगे बारे में कुछ बड़ा होने वाला है, फिर उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लाल बुझक्कड़ से मिलती रहेगी और हमारे JBS से मिलती रहेगी। देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन हमारे दर्शक हमारे इस रिपोर्टर्स ऑफ एयर को बहुत पसंद कर रहे हैं, और क्योंकि दी एंड कहने का टाइम हो गया है, हिमांशु, ऐश्वर्या, पीयूष और जितेंद्र, आपका तो शुक्रिया ही। हमारे बहुत सारे लोग पीछे कैमरे के पीछे भी बैठे हुए हैं जिनका हम शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी बारी है, क्योंकि इतनी तारीफ और इतनी बुराइयां हम सब सर आँखों पर लेके चलते हैं। तो कुछ कमेंट्स हम फटाफट आपके लिए पढ़ देते हैं कि किस तरह से हमारी हौसला अफजाई आप कर रहे हैं, और आपको अगर कुछ बुरा भी लगता है, कुछ समझ नहीं आया या कुछ गड़बड़ लगा, तो आप अपने कमेंट हमें डाल सकते हैं, हम उनको पढ़ेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए छोटे छोटे हम कदम ले रहे हैं, और आगे जो मंजिल है वो लगातार हमें हर मोड़ पे ऐसा महसूस होता है कि मंजिल है, क्योंकि आप इतने सारे कमेंट्स भी देते हैं, लाइक्स करते हैं, और हमें बहुत वायरल भी कर देते हैं कभी कभी हमारी बुराइयों को भी। तो नॉलेज फॉर एवर, हाँ मठाधीश है, नॉलेज फॉर एवर। माई न्यू फेवरेट शो मज़ेदार, मौसमी जी, RG, राहुल गौतम इस बारी नहीं आ पाए, बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, काम का बुखार था, अगली बारी उनको लेके आएंगे। राहुल गौतम या राहुल गांधी? RG जो है हमारे उर्फ दोनों का ही होता होगा। RG हमारे उर्फ राहुल गौतम है, इसलिए राहुल गौतम, ऐश्वर्या, बहादुर साहब आपको सलाम है, सब बहुत खूब। तो बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हर्षवर्धन कहते हैं कि मौसमी जी कांग्रेस को करीब से जानती हैं, पॉडकास्ट के इसमें मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी बात कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य की तो कोई बात ही नहीं करता। अरे भाई मौका मिलेगा तो हम ज़रूर बात करेंगे, और आगे वाले एपिसोड्स में इस बात को हम एड्रेस करेंगे, कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में बताएंगे। हमारे हिमांशु साहब, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन, आप मध्य प्रदेश से आते हैं? नहीं, अच्छा ठीक है। खैर उनको मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो हम लोग अगली बारी ज़रूर चर्चा करेंगे। आपकी जो सलाह है सर आँखों पर। और ये तो बहुत ही अच्छा कमेंट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि राकेश साहब दरभंगा से कह रहे हैं, पीयूष ज़रा गौर कीजिए, गज़ब टोपीबाज हो तुम लोग, डींगे तो ऐसे हाँक रहे हो जैसे PMO में एक्सेस हो। नहीं, हम लोग डींगे तो नहीं हाँकते हैं, कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से आपको हर एक बात बताएं, लेकिन अगर आपको लगता है हम लोग टोपीबाज हैं तो वो भी सही है। आप जिस नज़रिए से देखिए चलता है, पर देखिए ज़रूर। और एक आखिरी कमेंट और पढ़ देती हूँ भाई, महिलाओं का भी कमेंट लाया करिए, कुछ महिलाओं का कमेंट नहीं है। अंकित पटेल जयंत साहब कहते हैं कि बिफोर 108-2025 NDA विल नॉट बी इन पावर इन दिल्ली। तो भाई देखिए ये सियासी प्रेडिक्शंस भी हो रही हैं, पर वो जाहिर इसलिए भी है क्योंकि हम लोग सियासत, क़यामत और शामत सारी चर्चा कर चुके हैं, और संसद में मॉनसून सत्र में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड ज़ीरो से भी आपके साथ रूबरू हों। और वक्त हो गया है बाय बाय कहने का। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, क्योंकि देखिए अब हम लोग का डिनर का भी टाइम हो गया है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट हम लोग सब भूखे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और हमारे सारे कैमरामैन वहाँ पे जो हमें बहुत खूबसूरत लगाते हैं, उनके लिए शकील और विशाल थैंक यू। रोहन साउंड इंजीनियर हमें दमदार तरीके से हमारी आवाज़ को आपके सामने क्लैरिटी से रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित हमारे प्रोड्यूसर हैं, अंकित जो है रात भर ये शो को तैयार करते हैं, और आपके सामने हम लोग इसलिए तड़क के हाजिर होंगे। और नितिन भी हमारे साथ, जो हमारे सर्वे सर्वा हैं आज तक रेडियो के, वो बोलते हैं ज़ोर से मत बोलिए, धीरे बोलिए, रिपोर्टर मत बनिए, आराम से गुफ्तगू करिए, चर्चा मत करिए, बातचीत कीजिए। तो नितिन आपके सारे सजेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम व्यूवर्स और लिसनर्स को ये कहना चाहते हैं कि हम सीख रहे हैं, तो गलतियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा और हम बेहतर होते जाएंगे धीरे धीरे। ज़्यादा बोलने के लिए माफ़ीनामा पेश करती हूँ। सलाम, नमस्ते। रिपोर्टर्स ऑफ